हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस किया था, जिसने पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस किया। आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नॉर्मली डिसाइड करती है कि ओवरऑल एजुकेशन का स्ट्रक्चर और उसका एम क्या होगा किसी भी कंट्री का, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक्चुअल सिलेबस का स्ट्रक्चर है, सिलेबस का कंटेंट डिसाइड करता है जो कि स्कूल में पढ़ाया जाएगा। जब 1920 में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है, तो अब रिक्वायर होता है कि उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से करस्पॉन्डिंग चेंज लाया जाए सिलेबस में, जो कि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक में। गवर्नमेंट की एक ऑटोनोमस बॉडी है एनसीईआरटी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोई ये स्कूल के सिलेबस का कंटेंट बनाने के लिए। तो जैसे नई नेशनल पॉलिसी 1920 में आई, एनसीईआरटी लग गई बेस्ड ऑन दैट पॉलिसी रिक्वायर्ड चेंजेस लाने के, जो कि रिक्वायर्ड सिलेबस में अपडेट करने के। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी ने न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या क्या चेंजेस लाया। अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। इससे पहले ये रिलीज हुआ 2023 में। तो 2020 में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी, उसके बाद एनसीईआरटी लग गई, बहुत मेहनत किया होगा, 3 साल का टाइम लगा, जिसके बाद उन्होंने न्यू सिलेबस स्ट्रक्चर और न्यू कंटेंट रिलीज किया सारे स्कूल में इंप्लीमेंट करने के लिए। अब ये एनसीईआरटी डेवलप करती है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एनसीईआरटी है क्या। एनसीईआरटी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो को गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था 1961 में। अगर हम गूगल सर्च करें, देखो इस तरह से बीच बीच में मैं ना तरीका बताता हूं कि कैसे, क्योंकि अभी हम लोग लर्निंग वाले फेज में हैं। अगर मैं सब कुछ एक जगह लिख दूं तो लगेगा कि यार मतलब स्पून फीडिंग हो जाएगी। तो कुछ चीजें एज अ स्ट्रक्चर हम मेंटेन करेंगे, नोट्स में रहेंगे, और कुछ चीजें आई वांट कि तुम लोग अपने अंदर डेवलप करो, खुद से सर्च करने का। जो भी वर्ड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो भी चीज जो नोट्स में एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में तुमको नहीं पता है, उसके बारे में गूगल सर्च करके अपना एक छोटा सा खुद का नोट बना लिया करो। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा यूपीएससी के प्रिपरेशन में। ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना कि हर चीज के बारे में जानने की, थोड़ा थोड़ा, बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस उसको वो क्या है, क्या करता है, ये जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसे नाम ही सजेस्ट करता है कि जो एजुकेशन के बेस में जितना भी रिसर्च करना होता है कि कैसा एजुकेशन होगा, क्या सब्जेक्ट, क्या सिलेबस बेस्ट रहेगा बच्चों के लिए, और कैसे उनको ट्रेन करना है, ये सारा काम एनसीईआरटी करता है। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये अपना सारा डिसीजन खुद लेता है। गवर्नमेंट मोटा मोटी पॉलिसी बना देती है, अब उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट क्या करना है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डिक्टेट नहीं करती, एनसीईआरटी वो खुद डिसाइड करती है। ये 1961 में स्टैब्लिश हुआ था। अब क्या करता है, अब ये क्यों हुआ था कि टू इंप्रूव स्कूल एजुकेशन क्वालिटी। ठीक है, इट एडवाइसेस सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एनसीईआरटी का अब ये वाला जो है एनसीईआरटी के वर्क हैं, जो क्या वो काम करती है। अगर तुम नोट्स बनाओगे तो जस्ट एनसीईआरटी फुल फॉर्म ये है, यहां पे स्टैब्लिश हुआ था, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, एंड ये पॉइंट पे लिख देना कि ये काम करती है। पहला है इट एडवाइसेस स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, कभी भी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी नेता या मिनिस्टर रहते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं एजुकेशन में, तो उनको जब भी एजुकेशन से रिलेटेड या जो सिटीजन है उनके ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी इनपुट लेना होता है, कोई भी सजेशन लेता है, तो वो एनसीईआरटी को कंसल्ट करती है, और उनको एडवाइस देना, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, ये एनसीईआरटी का वन ऑफ द वर्क है। दूसरा, पब्लिशेड टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 to 12। फर्स्ट से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की बुक पब्लिश करना, उसका सिलेबस डिसाइड करना, उसका कंटेंट डिसाइड करना, स्ट्रक्चर डिसाइड करना, ये एनसीईआरटी का काम है। एंड डेवलप्स करिकुलम फ्रेमवर्क, तो इसका काम है डेवलप करिकुलम फ्रेमवर्क। इसलिए 1920 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो एनसीईआरटी वापस से उस एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पर नया करिकुलम फ्रेमवर्क लेके आई है।
अब जो सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड होता है इंडिया का, वो जो बुक फॉलो करता है वो एनसीईआरटी की ही बुक फॉलो करता है। स्टेट्स के पास चॉइस है, वो एनसीईआरटी की बुक फॉलो करें या अपनी कोई और बुक फॉलो करें। दूसरे बोर्ड्स के पास भी ये चॉइस होता है, लेकिन जो सीबीएसई फॉलो करता है वो एनसीईआरटी की बुक फॉलो करता है। और यूपीएससी के प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो एनसीईआरटी की ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा एनसीईआरटी के बारे में। अब क्या होता है कि ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 है, क्योंकि इससे पहले भी आया होगा, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे बेस्ड है। ये किसको, ये वाला करिकुलम फ्रेमवर्क किसे रिप्लेस करता है? ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को रिप्लेस करता है। तो सोचो 2005 में इससे प्रीवियस वाला नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क आया था। तो अगर किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें जो फर्स्ट प्रिंट डेट देखना वो 2005 का होता है। तो ये जो 2005 वाली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 पे बेस थी। और हमारा जो रीसेंट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 वाला है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे बेस्ड है। अब देखो क्या करता है, इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर तो बाय डिफॉल्ट यही है कि जो पहले वाली फॉलो करती थी वो 10+2 वाला फॉलो करता था कॉन्सेप्ट। लेकिन अब की जो ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ये देखो यहां पे जो गवर्नमेंट डिसाइड की थी कि अब से जो स्ट्रक्चर होगा, अब से स्कूल का स्ट्रक्चर होगा 10+2, दो पार्ट में ना बांट के चार चार मींस चार डिफरेंट पार्ट में बांटा जाएगा, ताकि कंसंट्रेट किया जा सके बेटर तरीके से। क्योंकि हर एज ग्रुप की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उन एज ग्रुप के बच्चों के रिक्वायरमेंट पे फोकस करने के लिए ज्यादा ब्रॉड नहीं, छोटी छोटी 2 से लेके अब 4 कैटेगरी बांट दी गई थी। जिसमें से पहली जो होती है फाउंडेशनल थी, सेकंड प्रिपरेटरी थी, थर्ड मिडिल था, और लास्ट सेकेंडरी था। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो सेम जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो ये सेम स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करता है। 5+3+3+4 का स्कूल स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करता है, जो कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन था। ठीक है, अब ये क्या करता है, रिड्यूस करता है कंटेंट के लोड को। तो बीच में कंट्रोवर्सी है भाई, अरे ये सिलेबस हटा दिया, वो सिलेबस हटा दिया। तो ये सोच समझ के किया गया, क्योंकि इससे पहले वाले बुक में बहुत ज्यादा कंटेंट था, जिससे बच्चे ओवरबर्डन हो जाते थे। जब तुम्हारे पास सब्जेक्ट का बर्डन बहुत ज्यादा होगा तो तुम फिर बैठ के रटने लगोगे, फिर ना सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब एक्सपेरिमेंट करने का या रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेने का टाइम नहीं रहता था। तो सेकेंड चीज जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने किया कि जो कंटेंट का, सब्जेक्ट का कंटेंट का लोड था वो रिड्यूस किया। फिर क्या करती है, फिर ऐसा सब सिलेबस, ऐसा करिकुलम बनाया गया है जो कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करता है, ना कि रोट लर्निंग पे। रट्टाफिकेशन की जगह अब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात आई। कोई भी जगह कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, क्योंकि अगर रट के जाओगे तो एग्जाम में याद नहीं आएगा, भूल जाओगे तो फिर सोचते रहोगे। बट अगर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो चीज कभी नहीं भूलोगे। अब जैसे कि कुछ फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे सीजन होता है, अब हम ये समझ लेंगे कि अच्छा इक्वेटर में गर्मी होती है, जैसे जैसे अर्थ के पोल की तरफ जाओ तो तुम्हारा ठंड बढ़ती जाती है। अब ये एक तरीका है कि इसको रट लो। दूसरा तरीका है कि इसका कॉन्सेप्ट समझो क्यों है। तो अच्छा, अर्थ हमारा स्लांट है, तो स्लांट है तो जो सन की लाइट पड़ती है जो इक्वेटर पे वो डायरेक्ट पड़ती है, और जो पोल पे है वो स्लांट वे में पड़ती है। अब स्लांट वे में होने से क्या होता है, पर यूनिट एरिया में जो हीट मतलब लाइट का कंसंट्रेशन है वो इक्वेटर पे ज्यादा रहता है, तो पर यूनिट एरिया हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो वहां गर्मी है। और पोल पे चूंकि लाइट स्प्रेड कर जाती है तो पर यूनिट एरिया हीट का कंसंट्रेशन कम होता है, तो वहां पे ज्यादा ठंड होती है। तो इस तरह से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया गया है इस नए सिलेबस में, सिलेबस के स्ट्रक्चर में, करिकुलम में। फिर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज इन द अर्ली ईयर पे फोकस किया गया है। सो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखा था गवर्नमेंट का विजन, कि शुरू में पहले क्या होता था कि घर में बच्चा कोई और लैंग्वेज कर रहा है, स्कूल में इंग्लिश में पढ़ रहा है, कुछ और कर रहा है, तो बहुत मतलब डिफिकल्टी फेस होती थी, बहुत कॉन्सेप्ट ना वो समझ नहीं पाता था लैंग्वेज बैरियर के वजह से। सो इस बार 1920 में जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, उसमें हमने जैसा डिस्कस किया था कि रीजनल लैंग्वेज पे फोकस किया गया, कि अर्ली एजुकेशन मतलब बाद में तो इंग्लिश में शिफ्ट होना ही है, लेकिन अर्ली एजुकेशन तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में हो, ताकि बच्चों को इनिशियली जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट समझने में कोई भी दिक्कत ना आए।
ठीक है, तो अब देखो इसका मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये इससे तुम तरीका भी सीखोगे कि एनसीईआरटी की कैसे सर्च करना है। अगर मैं एनसीईआरटी बुक सर्च करोगे अगर गूगल पे, तो पहला ही लिंक आता है तुम्हारे एनसीईआरटी का, ncrt.nic.in। यहां पे तुमको सारे जो भी मैं भी यूज कर रहा हूं यहाँ पे पीडीएफ, अगर कोई एनसीईआरटी की बुक यूज कर रहा हो वो यहीं से मैंने डाउनलोड किया हुआ है। सो एनसीईआरटी का ये वाला पेज खुल जाएगा। अब अगर इसमें 6 क्लास के बुक देखते हैं तो हमें पता है कि जो शुरू के छोटे क्लास में गवर्नमेंट ये सोचती है कि रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाए। तो अगर मैं 6 क्लास के सोशल साइंस की बुक सर्च करता हूं तो ये देखो, सोशल साइंस जो सेम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इन इंडिया है, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, समाज का अध्ययन, और तुम्हारी दूसरी लैंग्वेज में कन्नड़ा, कश्मीरी, ओडिया, मणिपुरी, पंजाबी, डोगरी, गुजराती, जितने भी रीजनल लैंग्वेज है इंडिया में, उन सारे में बुक अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं इसी को रिफ्रेश करता हूं, अगर मैं फिर आगे की सीनियर क्लास की, मान लो 8 क्लास के बुक देखता हूं, सो 8 क्लास की अगर मैं सोशल साइंस की बुक देखूंगा तो इसमें सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में, हिंदी या इंग्लिश बस दो, और ये शायद उर्दू में, बस 3 लैंग्वेज में ही है, मतलब अब रीजनल लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि जो फोकस है रीजनल लैंग्वेज में अर्ली ईयर्स में, तो 6 क्लास तक में अवेलेबल है। फिर बाद में अपना जनरल लैंग्वेज फॉलो करो, अगर किसी को हिंदी फॉलो करना है हिंदी कर लो, इंग्लिश प्रिफर्ड है क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, अक्रॉस इंडिया भी चलता है, अक्रॉस वर्ल्ड भी चलता है, इंग्लिश फॉलो कर लो, हिंदी फॉलो कर लो, उर्दू करना है तो उर्दू कर लो, और फिर अगर तुम स्टेट बोर्ड में हो तो फिर अपने रीजनल लैंग्वेज में भी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये विजन करती है कि अर्ली एजुकेशन मदर टंग में हो, एक बार बच्चे कंफर्टेबल हो जाए सब्जेक्ट से, फिर बाद में आराम से इंग्लिश में या कोई भी जनरल लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, आईकेएस शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा एक तरह से अच्छी चीज करोगे, क्योंकि इससे पहले का जो सिलेबस में था तो ज्यादा तो तुमको पढ़ने में ये लगेगा ना, ये लगता कि ये वेस्टर्न एजुकेशन है, कि मतलब ब्रिटिश ने जो बनाया होगा या वेस्टर्न एजुकेशन बनाया होगा उसके बेसिस पर है। ऑल्दो इंडिया वाले एजुकेशन मतलब पढ़ते थे, बट वो जैसे कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही होता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, कभी इस तरह का हिस्ट्री पढ़े तब उसमें इंडियन ट्रेडिशनल लैंग्वेज करते थे। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी इंटीग्रेट करती है। तो जहां पे एग्जांपल देना है, नॉर्मल पढ़ाई में भी इंडिया के पास के इंडिया एजुकेशन हमारी काफी रिच हिस्ट्री है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, सो उन सबको रिस्पेक्ट करते हुए उन सबको भी इंटीग्रेट किया गया है जनरल सिलेबस के साथ। सो अब चाहे इसमें इंडियन मैथमेटिक्स और साइंस को इंटीग्रेट किया गया है, ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को इंटीग्रेट किया गया है, आयुर्वेदा को इंटीग्रेट किया गया है, ये तुम्हारा मेडिसिन का पार्ट हो जाएगा, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ट्रेडिशनल आर्ट में तुम्हारा आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीजें हो गई, और क्लासिक लिटरेचर और फिलोसफी के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है अब जनरल सिलेबस पर पार्ट में। तो अब जब हम लोग पढ़ेंगे बुक और उसका जब सिलेबस गो थ्रू करेंगे तो तुमको काफी अच्छा यूनिफाइंग लगेगा, तुमको लगेगा कि यार ये बस आज का नॉलेज नहीं है, ये पास्ट के नॉलेज का कंटिन्यूएशन है। सो अब पास्ट के नॉलेज की बात करते हैं, तो उसका एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहता है कि जो जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये प्रमोट करता है पंचपढ़ी, यानी कि पंचपढ़ी के कॉन्सेप्ट को। ये इंडियन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। जो भी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है वो है जो इंडिया के पास्ट में, मतलब इंडिया के पास्ट में जो इंडियन बुक्स हैं, जैसे उपनिषद था, वेदास था, जो भी इंडियन राइटर्स के उनके जो बुक है, उनके कॉन्सेप्ट को हम इंडियन ट्रेडिशनल लैंग्वेज कहते हैं, जो वेस्टर्न या बाहर से नहीं आई हैं। सो जैसे कि जो हमारी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये प्रमोट करता है पंचपढ़ी के कॉन्सेप्ट को। अब पंचपढ़ी का कॉन्सेप्ट क्या है? 5 स्टेप होता है लर्निंग का। अब देखो, इसको अगर इंग्लिश में भी लिख देते तो किसको क्या पता चलता था, लेकिन पंचपढ़ी इंट्रोड्यूस करके और ये पांचों ये करके ये बताया जा रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 5 स्टेप लर्निंग जो आज हम कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड का उपज है, ये पास्ट में
से हम इस तरीके की लर्निंग को फॉलो करते आ रहे हैं और यही बेस्ट प्रैक्टिस है। अब देखो कितना बेस्ट प्रैक्टिस है ये पंचपड़ी 5 स्टेप ऑफ लर्निंग। पहला स्टेप है इसमें अदिति। अदिति मतलब हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन प्रिपरेटरी पर कोई भी सब्जेक्ट जब शुरू में पढ़ोगे, जैसे लेट कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आजकल एआई का, कंप्यूटर साइंस का ज्यादा चल रहा है, तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो अदिति सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए कि अच्छा सब्जेक्ट क्या है। सेकंड जो स्टेप आता है वो है बोथ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब एक बात तुमको पता चल कि अच्छा कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, कोडिंग, अब उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझते हो, अच्छा हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उन दोनों में इंटरलिंकेज क्या आता है। फिर आता है अभ्यास। अब तुम अभ्यास किए, अब उसको प्रैक्टिस किया। एक बार तुम सब्जेक्ट पढ़ लिए, उसको समझ लिए, अब उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी है और ज्यादा बढ़ेगी। एक बार तुमको अभ्यास प्रॉपर हो गया, तो अभ्यास के बाद क्या आता है, प्रयोग। प्रयोग मतलब क्या है, एप्लीकेशन। अब जैसे कि कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल है, तो उसके बेसिस पर तुम उसको प्रयोग करके उसको इंप्लीमेंट करोगे। अब उससे मान लो कोई सॉफ्टवेयर बना दिए, कोई ऐप बना दिए। अब जकरबर्ग भैया हैं, उन्होंने फेसबुक बना दिया, जो किसी ने एआई का सिस्टम बना दिया, वो इसका एप्लीकेशन है। फिर एप्लीकेशन, एक बार तुमने एप्लीकेशन कर ली, चैलेंजेस आए, उससे तुम्हारा नॉलेज और बढ़ा। फिर जो लास्ट स्टेप है वो है प्रसार, दैट इज एक्सपेंशन एंड शेयरिंग। सो अब उस जो नॉलेज है, जो तुमने सीखा, जो प्रैक्टिस किया, जो इंप्लीमेंट किया, उसको अब दूसरों के साथ शेयर करो। उसमें अगर तुमने कुछ नई फाइंडिंग आई, उसमें उस सब्जेक्ट में उसको ऐड करो। सेम इसको कोई भी एग्जांपल से ले लो। अब मान लो कि ज्योग्राफी का एग्जांपल है, तो ज्योग्राफी का पहले इंट्रोडक्शन हुआ, फिर मान लो ज्योग्राफी का बोध हुआ, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा, फिर उसका अभ्यास, उसके अलग अलग चीजों को प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिकल करके, रेन अलग चीज करके देखा, फिर उसका एप्लीकेशन किया। ज्योग्राफी का एप्लीकेशन तुम्हारा अर्थ को स्टडी करने में है, अर्थ को एक को स्टडी करने में है, कहां पे तेल है, कहां पे मिनरल है, वो स्टडी करने में है। उसके बाद वेदर का फोरकास्ट में ही उसका एप्लीकेशन है। उसके बाद तुम जब उसको अप्लाई करते हो तो तुमको कुछ नई चीजें पता चलेगी, उससे फिर तुम सब्जेक्ट में फर्दर ऐड करते रहते हो। ये जो अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार, ये जो स्टेप है, ये हर सब्जेक्ट में वैलिड है और यही सही तरीका है चीजें करने का। सो अभी मैं प्रसार वाले स्टेज में हूं, अपना नॉलेज तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तुम लोग अदिति वाले स्टेज में हो, इससे इंट्रोडक्शन करोगे, फिर जब उसको मैं कोशिश करूंगा कि अदिति और बोध दोनों को कवर कर लूं, ताकि तुम्हारे अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप हो जाए, सब्जेक्ट क्या है मोटा मोटी वो भी पता चल जाए। प्रैक्टिस तुम्हारे हाथ में है, खुद करनी होगी। जब प्रैक्टिस एक बार हो जाएगा, यूपी और उसका एप्लीकेशन होगा यूपीएससी एग्जाम में, होपफुली जो कि क्लियर हो जाएगा। एक बार यूपीएससी एग्जाम में तुम क्लियर कर लोगे, वो सारे नॉलेज तुम अपने लाइफ में डे टू डे में यूज करोगे, उसका एप्लीकेशन करोगे, और मे बी हो सकता है तुम कोई बुक लिख दो, तुम नया कोई कॉन्सेप्ट ला दो, वो फिर प्रसार, या तुम अपनी नॉलेज फिर अपने से नेक्स्ट जनरेशन को शेयर करो, वो उसका शेयरिंग या एक्सपेंशन होगा। सो ये था मोटा मोटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा मैं इस वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं, पंचकोश का कॉन्सेप्ट। पंचकोश का कॉन्सेप्ट क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उसमें ये वर्ड मेंशन है पंचकोश का। ये उसका एक तरह से होलिस्टिक एजुकेशन का जो मतलब आइडियलाइज करता है कि होलिस्टिक एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्या एम है होलिस्टिक एजुकेशन का। अब हमें पता है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी वो ट्रेडिशनल नॉलेज को करती है, तो होलिस्टिक एजुकेशन ट्रेडिशनली एक पंचकोश का कॉन्सेप्ट था, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उसको इंप्लीमेंट करने का सोचा गया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि इंप्लीमेंट तुम्हारी जो सेम कॉन्सेप्ट को, पंचकोश के कॉन्सेप्ट को तुम्हारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इंप्लीमेंट करता है। तो ये पंचकोश का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। सो पंचकोश क्या है? पंचकोश है, इट इज द फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ योगा फिलॉसफी ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। सो वैदिक ट्रेडिशन में, वैदिक ट्रेडिशन वाली वो चीज होती है जो वैदिक टाइम में थी, जब वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, तो उस टाइम में एक योगा फिलॉसफी थे। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है आर्ट एंड कल्चर में। अभी बस इतना जानो कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि योगा फिलॉसफी में एग्जिस्ट करती थी, है वैदिक ट्रेडिशन में। इसका ओरिजिन कहां हुआ है?
तैत्तिरीय उपनिषद, उपनिषद बहुत सारे हैं उसमें, तैत्तिरीय उपनिषद में इसका फर्स्ट ओरिजिन हुआ है, वहां पे इसको फर्स्ट टाइम डिस्कस किया गया था पंचकोश के कॉन्सेप्ट को। इट डिस्क्राइब द 5 लेयर दैट कवर्स द आत्मा। तो पंचकोश का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इंसान की आत्मा है ना, मतलब जो आत्मा है उसको 5 लेयर कवर करता है, और सबसे ऊपर लेयर, मतलब ऊपर लेयर होता है, और उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर होता है, और सब लेयर मतलब जो तुम्हारा उसका ये है, मतलब एजुकेशन का जो एम है या जो मेडिटेशन का एम है वो ये है कि उस हर लेयर को अवेयर करना। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे टॉप से बॉटम ये लेयर जाता है। तो जस्ट मैं तुमको एक पिक्चर दिखाऊं कि पंचकोश का कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे कि ये है, ये सारी चीज मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं, मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, बट आई वांट यू टू लर्न। अगर देखो पंचकोश क्या है, गूगल किया, उसके इमेज में गए, पंचकोश इन हिंदी कर लिया। अब देखो ये पंचकोश है, जो भी इंसान की जो तुम्हारी ये है आत्मा है, इनर सेल्फ है, ये 5 लेयर, जैसे अनियन का लेयर होता है वैसे 5 लेयर में है। तो सबसे टॉप लेयर अन्नमय कोश कहा जाता है, उसके नेक्स्ट लेयर को प्राणमय कोश कहा जाता है, उसके नेक्स्ट लेयर मनोमय कोश है, फिर नेक्स्ट लेयर विज्ञानमय कोश है, उसके सबसे अंदर वाला लेयर आनंदमय कोश है। ठीक है, तो ऐसे टॉप से अंदर तक आता है। सो लेट्स डिस्कस दीज जो 5 लेयर्स है। सो अन्नमय कोश, अन्न मतलब अन्नमय कोश, इसका मतलब होता है फिजिकल शेल्थ। शेल्थ इज नथिंग बट लेयर का दूसरा वर्ड है। तो फिजिकल लेयर, तो सबसे ऊपर का लेयर जो होता है वो बॉडी का फिजिकल लेयर होता है, जो सबको बहुत इजीली एक्सेसिबल है, मतलब हम सब अपने फिजिकल लेयर को से ये है। अन्न मतलब फूड होता है, ये फिजिकल बॉडी और नरिश्ड बाय फूड, जो हमारी फिजिकल बॉडी है जिसको खाने से बॉडी मिलती है या ताकत मिलता है, उसको हम अन्नमय लेयर कहते हैं। ये सबसे ऊपर का लेयर है हमारे पंचकोश के कॉन्सेप्ट में, हमारे आत्मा को जो घेरे रहता है। ऊपर के लेयर में फिर जो अंदर जाते हैं वो आते हैं प्राणमय कोश। प्राण मतलब जैसे प्राण निकल गए, तो प्राण मतलब लाइफ होती है। ठीक है, तो ये है एनर्जी शेल्थ, मतलब लाइफ इज नथिंग बट एनर्जी। जैसे किसी के इंसान का मृत्यु हो गया, डेथ हो गया, तो क्या होता है कि फिजिकल बॉडी तो बच जाता है, बस फिर प्राण निकल जाते हैं। तो वो जो लाइफ फोर्स है वो तुम्हारा सेकेंड लेयर है। तो लेयर ऑफ लाइफ फोर्स और एनर्जी, सो प्राणमय फोर्स। अब आता है फिर प्राण के अंदर फर्दर थर्ड लेयर जो आता है मनोमय कोश, जो मन वाला है, मनोमय, मनस मतलब माइंड। सो मन, जो माइंड तुम्हारा है, मतलब मन हम नॉर्मली दिल से करते हैं, बट अल्टीमेटली दिल नहीं सोचता है, दिमाग ही सोच रहा होता है। तो मनोमय कोश तुम्हारा हो गया। जो तुम्हारा मनोमय कोश है, नथिंग बट वो तुम्हारा माइंड वाला कोश। सो माइंड, मेंटल तुम्हारा जो लेयर है, द लेयर ऑफ माइंड, जिसमें तुम्हारी इमोशनल सेंसरी परसेप्शन, देखना वेखना, जो तुम दिमाग में देखते हो, सोचते हो, समझते हो, ये सारा तुम्हारा इस लेयर का पार्ट है। सो अब क्या होता है कि देखो, जैसे जैसे ऊपर का लेयर में अंदर का लेयर एक्सेस करना ना डिफिकल्ट, और ज्यादा डिफिकल्ट और है, उसके लिए ध्यान लगाना पड़ता है। तो अभी तक तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे जानवर में भी फिजिकल लेयर होता है, एनर्जी लेयर होता है, मेंटल लेयर होता है। इंसान में वो मेंटल लेयर, जो इमोशन सेंसरी परसेप्शन है, वो थोड़ी ज्यादा डेवलप होती है, किसी एनिमल में कम डेवलप होती हैं, या उनमें डिफरेंट तरीके से डेवलप होती हैं। ठीक है, अब आते हैं उसके अंदर फर्दर, जो फोर्थ लेयर है वो है विजयनामया लिखा हुआ है, लेकिन ये कुछ नहीं, विज्ञानमय कोश है। ठीक है, सो लिख देते हैं, वो विज्ञानमय कोश है ये। सो VIGYAN करके भी लिख दो, लेकिन यही स्पेलिंग लिखी है। तो विज्ञानमय कोश। अब विज्ञान जो वर्ड है वो क्या मतलब होता है उसका, नॉलेज, विजडम। अब यहां से जो चीजें आ रही हैं वो जानवर को को और ह्यूमन को थोड़ा डिफरेंशिएट करती है, और ह्यूमन में भी नॉर्मल ह्यूमन को और वो ह्यूमन जिनको अपने आत्म का बोध हो चुका है उनको डिफरेंशिएट करती हैं। जो लोग ज्यादा मेडिटेट करते हैं, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उनमें ये लास्ट के लेयर बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, ये लेयर। तो ये विजडम का लेयर है, तुम्हारा नॉलेज का लेयर है, द लेयर ऑफ इंटेलेक्ट, इंट्यूशन और विजडम। अब इसमें जो भी वर्ड नहीं आता है, फील फ्री, गूगल सर्च करो, उसको कर लो, क्योंकि बस एक बार लर्न करना है, जिंदगी भर वो वर्ड तुम्हारा, वो वोकैबुलरी तुमको काम आएगी। अब लास्ट जो लेयर होता है उसका नाम है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश इज ब्लिस स्टेल्थ। अब ये ब्लिस मतलब आनंद होता है, मतलब मजा। ये इनर मोस्ट लेयर है, रिप्रेजेंटिंग प्योर जॉय। ठीक है,
एंड ट्रांसेंडेंस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को ये रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये बहुत डेवलप होता है और बहुत मुश्किल होता है यहाँ पहुंचना, और ज्यादातर इंसान यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए देखोगे जो योगी होते हैं, जो बहुत बड़े साधु संत होंगे या बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी हो, जंगल में रह रहे हैं, बारिश में रह रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, फिर भी वो उनके चेहरे पे खुशी, एक मतलब शांति रहती है। तो वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना ये वाला जो सबसे लास्ट लेयर है आनंदमय कोश, इसको मतलब एक्सेस कर लिया है। जो भी इंसान में देखोगे, चाहे अगर उसके पास नॉलेज है, बहुत दिमागी है, बट एंग्री रहता है, गुस्से में रहता है, एंग्जाइटी होता है, तुरंत वो हो जाता है, वो उसने अभी तक ये फिफ्थ लेयर एक्सेस नहीं किया। जो भी बंदा वो ये फिफ्थ लेयर एक्सेस कर लेगा, वो हमेशा आनंद में रहेगा, उसको मतलब एक तरह से शांति, जो नहीं कहते हैं शांति प्राप्त हो जाना, वो इस लेयर में आती है। सो ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन का पॉलिसी ये भी है कि इस हर लेयर को इंसान के डेवलप करना, फिजिकल लेयर भी, एनर्जी लेयर भी, मेंटल लेयर भी, विजडम लेयर भी, और तुम्हारा होपफुली ब्लिस लेयर, आनंदमय लेयर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल गौतम बुद्ध का एग्जांपल देखोगे, जब वो तप वप करते थे तो बहुत मतलब उनके अंदर पीड़ा थी कि क्यों है ये सारी चीजें। फिर एक टाइम के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनका चेहरा देखते हो एक कामनेस है, उनके पिक्चर देखोगे तो वो कामनेस कहां से आता है, जब कोई इंसान इस लेयर को एक्सेस करता है। तो हम सब के अंदर ये लेयर होते हैं, बट डिपेंड करता है कि मेहनत से या मेडिटेशन से या एफर्ट से हम कितने लेयर को किस हद तक एक्सेस कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, चाहे ये तुम्हारा पंचकोश का कॉन्सेप्ट है, ये या पंचपड़ी का कॉन्सेप्ट है, ये मतलब जनरल एजुकेशन पॉलिसी में है, तुम्हारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में है, तो इंपॉर्टेंट है ही यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूपीएससी में ये आर्ट एंड कल्चर एक सिलेबस भी है, उस सिलेबस के कंटेंट के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं, हायरार्की आउटर टू इनर है, पहले लेयर में जाते हो, फिर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर में जाते हैं। और ये होलिस्टिक एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का ओवरऑल मतलब यही है कि वो सारे लेयर को इंसान के जो सिटीजन है उनके डेवलप करे। सो ये था हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आज के वीडियो में डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया पंचकोश के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट वीडियो में लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के प्रीलिम्स से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्ट कि क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, वो इंट्रोडक्शन वो गो थ्रू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तुम 6th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो जो कि स्कूल का एग्जाम देना है, जबकि 6th क्लास के भी बच्चे अगर ये वीडियो देखें तो वो भी गो थ्रू करें जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, उससे ओवरऑल मतलब ज्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे अपनी बुक को, अपनी एनसीईआरटी के सिलेबस को। सो गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड जय हिंद।